देखिए दो तरह के रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो स्टोइचोमेट्रिक टाइप डिस्कस करेंगे पहले, और एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक टाइप डिस्कस करेंगे। स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है? ये तो टर्म क्या हो गया भाई हमारे पास, ये टर्म है स्टोइचोमेट्रिक। एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइचोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज यही पढ़ने वाले हैं दो चीजें हम लोग, स्टोइचोमेट्रिक क्या होता है और नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्या होता है। मैंने आपको बता दिया भाई, जब भी कभी आप इसका हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में भी आप लोग यही पढ़ने वाले हैं, उसमें सर आपको इसे हिंदी में लिख देंगे। तो पहले ही समझ लीजिएगा कि स्टोइचोमेट्रिक क्या है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्या है। उसके बाद कोफिशिएंट लगाना आपको सिखाएंगे इसका, कि हम लोग रिएक्शन में इसका कोफिशिएंट कैसे लगाएंगे। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक हम लोग कहते हैं। तो इसके गुणांक हम लोग कैसे लगाया करेंगे, रेट के द्वारा हम लोग सीख गए हैं। अभी दो रिएक्शन मैंने डिस्कस किया आपसे। मैंने कहा भाई पहला रिएक्शन पे लिखा हुआ है PCl5 हमारे पास है, इसको मैंने हीट किया है, और PCl5 को जब मैंने गर्म किया है तो PCl3 मेरे को मिला है इसमें, और एक Cl2 मेरे को मिला है इसके अंदर। दूसरा जो रिएक्शन मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसके अंदर मैंने आपको बताया है, ये मेरे पास H2 है, ये I2 मेरे पास है, इन दोनों को मैंने आपस में ऐड किया है, 2HI मेरे को मिला है। एक क्वेश्चन मैंने जो आपसे डिस्कस किया, मैंने आपसे पूछा कि भाई जो रिएक्शन आपके पास अवेलेबल है इसमें खास बात क्या है। तो पहले वाले रिएक्शन के बारे में आपने मुझे बताया कि सर जो PCl5 हम लोगों के पास है ना, ये रिएक्टेंट है, PCl3 जो हम लोगों के पास है प्रोडक्ट है, और ये भी प्रोडक्ट है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट से दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक ही रिएक्टेंट से दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन उनका नंबर क्या है? उनका नंबर एक ही है। एक PCl5 आपके पास है इस रिएक्शन के अंदर, एक PCl3 आपके पास है इस रिएक्शन के अंदर, एक Cl2 आपके पास है इस रिएक्शन के अंदर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का नंबर, रिएक्टेंट का नंबर, उनके मॉलिक्यूल का जो नंबर होता है वो एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा होता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन क्या कहलाते हैं? स्टोइचोमेट्रिक। क्या कहलाते हैं? स्टोइचोमेट्रिक कहलाते हैं। अब एक रिएक्शन लिखा हूं मैं, देखो आपके लिए, ये लिखा हुआ है CH3 COO C2H5 प्लस H2O एरो CH3 COOH और C2H5OH। बताओ रिएक्शन कैसा है? स्टोइचोमेट्रिक है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक? ये स्टोइचोमेट्रिक है। क्यों स्टोइचोमेट्रिक है? देखो इसका नंबर भी एक है, इसका नंबर भी एक है, इसका नंबर भी एक, और इसका नंबर भी, सारे मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है? एक जैसा ही है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट उसके अवकारक और उसके उत्पाद की संख्या क्या होती है? एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसके लिए? स्टोइचोमेट्रिक। स्टोइचोमेट्रिक। अब इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग कंसीडर करते हैं भाई, देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इस पर हम लोग कंसीडर करता है। क्या बताएंगे मेरे को? बताइए इसमें कैसा रिएक्शन है ये? नॉन स्टोइचोमेट्रिक है। क्यों नॉन स्टोइचोमेट्रिक? बताओ। इसमें नंबर सेम नहीं आ रहा है ना, एक इसके अंदर आ गया, एक इसमें आ गया, फिर इधर क्या हो गया? दो हो गया। अब जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा है 2KClO3 हीट करेंगे 2KCl प्लस 3O2। कैसा है? नॉन स्टोइचोमेट्रिक है। क्यों बताओ? दो तो तीन हो गए। समझ आई बात? तो जिनमें अणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, तो कैसे होंगे? और जिनमें अलग होगी उन्हें। अब इनका गुणांक कैसे लिखा करेंगे हम लोग? पेपर में तो दोनों तरह के रिएक्शन आया करेंगे, कभी समान वाले भी आएंगे, कभी असमान वाले भी आएंगे। उन्हें लिखने का तरीका क्या होगा? देखो किसी भी रिएक्शन का कोफिशिएंट जो होता है
देखिए जो कोफिशिएंट टर्म है उसे हम लोग कैपिटल आई से शो करते हैं। आई लगा सकते हैं आप, ए लगा, कुछ भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। हम लोग तो आई यूज करने वाले हैं और एक सिंपल रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं। PCl5 हमने आपको प्रोवाइड किया है और इसको हमने गर्म किया है। PCl3 और Cl। एक बात हम लोग को समझ में आ गई है, रिएक्शन कैसा है? स्टोइचियोमेट्रिक का कैसा है? स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है। तो कोफिशिएंट कैसा लगाते हैं? ये पढ़ते थे हम लोग dx अपॉन dt। तो जो x है ना वो क्या होता है? सांद्रता होती है। क्या होती है? PCl5 के लिए, Cl2 के लिए, PCl3 के लिए। अब कैसे लिखा करेंगे हम लोग इसके लिए? अब लिखा करेंगे हम लोग d PCl5 x की जगह, ठीक है, अपॉन dt। इसके लग गया इक्वल टू d PCl3 अपॉन dt इक्वल टू d Cl2 अपॉन dt। लेकिन अब इसमें कमी रहेगी। ये क्या है? इसमें अवकारक है, तो इसका वेग कैसा होगा? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव लिखेंगे इसका वेग माइनस। ये क्या है? कैसा लिखेंगे इसका वेग? प्लस और प्लस। समझ आ गया? समझ आ गई बात? अब जैसे क्या करना है हम लोगों के लिए, ये रिएक्शन हम लोगों के पास है, देखो लिखा था पहले रिएक्शन CH3 COO C2H5 plus H2O reverse arrow in the presence of HI CH3 COOH plus C2H5OH। सबने का कोफिशिएंट लगाओ इसके लिए, गुणांक लगाइए। कौन बताएगा इसका गुणांक? बताइए उनको। कोई बताइए करोगे? D CH3 COO अपॉन dt। इसका क्या वैल्यू है? रिएक्टेंट माइनस इक्वल टू dH2 dx H2 अपॉन dt माइनस इक्वल टू d CH3 CH3 COOH अपॉन dt C प्लस इक्वल टू प्लस d C2H5 अपॉन समझ गया ना आपको? पक्का समझ आ गया सबको? देखो इन सबको बराबर लिखते जाते हैं हम लोग, है ना, और अवकारक के आगे माइनस लगा देते हैं, उत्पाद के आगे प्लस लगा देते हैं। ये करना होता है हम लोग। जैसे सिंपल देता हूँ देखो आपको मैं। सिंपल क्या है हमारे पास? सिंपल ये है a प्लस b से c बना है। क्या कोफिशिएंट नंबर बताना इसके? d अपॉन dt dA अपॉन dt इक्वल टू dB अपॉन इक्वल टू dC अपॉन माइनस। आर यू श्योर? तो पढ़ो देखो भाई, डालो है। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब बात करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की। ये पेपर में कभी नहीं आएगा, ये तो समझा दिया आपको मैंने से। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होगा? अगर आपके लिए कोई ऐसा रिएक्शन देता है सर, जैसे क्या दिया सर ने आपको
2a plus 3b एरो 4c प्लस d। ये रिएक्शन है हमारे पास। कैसा है ये? इसमें तो सारा ही गड़बड़ है, कोई मैच नहीं कर रहा है दूसरे के लिए। ये कैसा है? 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 1 आ गया। तो देखो ध्यान रखना, अभी हम लोग कोएफिशिएंट लगाते हैं। पहले इसका लगाएंगे dA अपॉन dt, ठीक है, dV अपॉन dt, ठीक है, dC अपॉन dd अपॉन dA, सबको इक्वल कर दो। लेकिन ये बेग कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ये बेग बराबर कब नहीं हो सकते? और नहीं हो सकता है भाई, इनकी मात्रा बराबर नहीं है, इन चारों की मात्रा अलग अलग है, तो ये नॉट इक्वल है सारे। कैसे हैं? नॉट इक्वल है तो बराबर है। सर ने तो आपसे नहीं कहा था कि नॉट इक्वल करना है हम लोगों के लिए, मैंने तो आपसे इक्वल करने को बोला था। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग क्या करें कि इनका बेग बराबर हो जाए सबका। हाँ, इसका बेग बराबर हो जाए। इनके अणु आपको बराबर करने पड़ेंगे, है ना? करने पड़ेंगे नहीं? जब तक हम लोग बराबर अणु नहीं करेंगे तब तक इसका बेग इक्वल होगा ही नहीं। क्या प्रोसेस हमारे पास है फिर भाई? अणुओं की जो संख्या है ना, अब जैसे इस पर फोकस कीजिएगा, ये कितने हैं? तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 से डिवाइड लगा देते हैं। अब कितना अणुओं का बेग हो गया? 1 का बेग हो गया। आइए बात समझ में आपको? पक्का? ये कितने अणु है? कितने? 3 है ना। तो 3 का 1 कितना होगा? 3 का 1 1/3 कितने से भाग करते हैं? इससे 3 से भाग करते हैं, वही है। ये कितना है? 4 का 1 कितना होगा? इसे 4 से भाग करते हैं, और ये तो 1 ही है। अब आप देखिए सबका बेग बराबर हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग इस साइन को यहां से हटा सकते हैं। इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं। क्या होगा? माइनस माइनस प्लस और प्लस। ये कोएफिशिएंट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के लिए, जिसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बराबर नहीं आ रहे हम लोग के। बोलिए सर। समझ में आ गई ना? क्या करना है? ऐसा ही पेपर में आएगा करने के लिए। अब लास्ट में क्या हुआ है, ये वाला एक क्वेश्चन करने को जो दिया है ना आपको, ये तुम्हारे पेपर में आया है 2 नंबर में करने के लिए। उसमें लिखा हुआ था निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए कोएफिशिएंट व्यक्त कीजिएगा। तो बच्चों ने पूछा सर कोएफिशिएंट कैसे व्यक्त होगा? तो मैंने कहा बहुत बड़ा सवाल आ गया, ये तो हम लोग कहीं पढ़े ही नहीं है। कितनी जनरल बात है। क्या करना है हम लोगों के लिए, रिएक्शन में जो लिखा हुआ है उसको सबको नोट कर देना है ऐसे, और जो उसके नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल है ना उन सबसे भाग कर देना है। और जैसे भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भाग करते हुए क्या हो जाएगा? सबका बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में बात मेरी आपको? पक्का? अब जैसे हमारे एग्जाम में रिएक्शन आ गया, मान लीजिएगा सर ने क्या काम किया, सर ने एग्जाम में आपको रिएक्शन दे दिया N2 + 3H2 रिवर्स एरो 2NH3। तो बताओ इसका कोएफिशिएंट कैसे लगाएंगे? कौन बताए? खड़े हो गए, खड़े हो गए, बताए करो आप लोग। dN2 अपॉन dt dH2 वेरी गुड इक्वल टू
DNS3 upon 2 dt माइनस माइनस और प्लस। देखिए आप लोग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आ गई मेरी बात है? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा बताइए मुझे और आप। N2O5 हमने आपको दिया, और इसको जब हमने हीट किया तो इससे 4NO2 और O2 हम लोगों को मिला। बताओ कौन सॉल्व करेगा इससे? अब आप बताओ, पैसा लोग को बताना चाहिए, क्लास में नहीं बोला कैसे? चलो आप बताओ। DN2O5 एक मिनट, DN2O5 upon 2dt 2dt इक्वल टू dt NO2 DNO2 DNO2 upon 4dt इक्वल टू DO2 upon dt माइनस होगा इसका रेट प्लस। कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? बताइए ईमानदारी से। कोई ऐसा स्टूडेंट से मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो? समझ गया आपको? बॉयज बताएं, तो बताइए, पूछूंगा आपसे फिर? ठीक है, पीछे से बताएंगे आपके लोग, ठीक है? प्रियांक जी से बैठा हुआ है। किसे बताइए? एक मिनट, DNS3 4dt जी, एक मिनट, इक्वल टू इक्वल टू 4dt पॉजिटिव वेरी गुड। एक 2 नंबर का सवाल आएगा, इसमें से तुम्हारी कर, उसमें क्या होगा, पढ़ाएंगे आपको भी प्रोफेशन लगाना, अगर आप सीख गया तो आगे बात करते हैं आपसे। आपसे और हैं पढ़ाएंगे, किसी को पढ़ना हो तो बता दीजिएगा मुझे। सिंपल बात तो लगा ही देंगे आप लोग, ये लगा लेंगे वैसे में, तो मैं बता आपको पढ़ो। देखो समझ में नहीं आया तो आपको बताना पड़ेगा ना, यही बात समझ, फर्जी जयकारी मत मारना। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइप ऑफ रेट। बेग के प्रकार आपको पढ़ा गया है ना, बेग के प्रकार। तो देखिए अभी 2 तरह का बेग हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेग तो पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा हमने? चेंज कंसंट्रेशन विद द टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। समय के साथ जब कभी सांद्रता बदलती है तो उसे क्या बोलते हैं? बेग बोलते हैं। क्या बताया? रिएक्शन का जो रेट होता है वो अवकार के क्या करता है? उस अमाउंट को शो करता है जो क्या होता है यूनिट टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये बताइए हम आप बोलोगे। अब टाइप ऑफ रेट क्या होता है? देखिए एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज रेट। सबसे पहला इसी की बात करेंगे आपसे
अब ये इसे हम लोग बोलने वाले हैं औसत वेग। क्या पढ़ेंगे? एक दूसरा रेट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और ये होगा वैसे तत्क्षणिक वेग कहते हैं हम लोग, अब तात्क्षणिक कहते हैं, तत्क्षणिक वेग अंग्रेजी में टर्म है वो है इंस्टेंटेनियस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट? तो हिंदी कैसे निकाला जाएगा इसका? हाँ, चलो कोई नहीं आना तात्क्षणिक वेग हम लोग उसे कह सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट, व्हाट इज रेट ऑफ एक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ एक्शन। तो आपको पता है दो तरह का रेट हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा पढ़े हैं? औसत वेग पढ़े हैं और दूसरा तात्क्षणिक वेग पढ़े हैं ना, याद रहेगा आपको। तो पहले बात करते हैं किसके बारे में? औसत वेग के बारे में, है ना। देखो एवरेज रेट क्या होता है, एक कर्व बना रहा हूं मैं, एक कर्व मेरे पास है ये वाला, देखो आपको ध्यान दीजिएगा इस पर, एक ग्राफ यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं और इस पर टाइम। यहां पर जो मात्रा है पदार्थों की वो 0 से स्टार्ट होगी, 0.00, 0.01, 0.02, 0.043, 0.04, 0.05, 0.06 ये इनकी मात्रा दे दी मैंने आपको इधर। शुरू में क्या होगा? शुरू में तो पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा होगी आपके पास। कहाँ होंगे शुरू में हम लोग? शुरू में हम लोग होंगे यहाँ पर 0.0, और जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? 0 पर आ जाएंगे। ये चले हम लोग यहां से, देखो भाई ऐसे चले, और अब ये जो हमारा ग्राफ है क्या बता रहा है हमें? ये ग्राफ हमें बता रहा है कि समय के साथ आपकी जो मात्रा है वो घटती जा रही है। अंदर आ रहा है हमारा ग्राफ, इनसाइड, समझ रहे? और बाहर जाता तो क्या होता? बढ़ती मात्रा। अभी क्या हुआ देखो, टाइम क्या देखो अभी बताता हूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 0 यहां से स्टार्ट हुआ हम लोगों का, 0.06 से 0.05 रह गया। ये जो कर्व नीचे की तरफ आ रहा है ना, इनसाइड स्लोप आ रहा है, ढलान आ रहा है इसके अंदर, ये इस बात को दर्शा रहा है कि हमारा जो सांद्रता है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यही तो पढ़ने की चीज है इसके अंदर। ये हमारा क्या है यहाँ पर? उत्पाद, प्रोडक्ट। एक वक्त आएगा जब ये आपकी रेखा क्या हो जाएगी, समय जो टाइम हमारा है ना उसके समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जैसे ही समानांतर हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो सांद्रता है वो शून्य हो गई है। क्या हो गई है? शून्य हो गई है। औसत वेग निकालने की दो बात ध्यान रखेंगे आप लोग। किसी भी रासायनिक क्रिया में जब हम लोग औसत वेग को निकालते हैं ना, तो औसत वेग को निकालते समय दो सांद्रताएं लेते हैं, दो सांद्रताएं, और दो ही हम लोग क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। अब मैंने पूछा बताओ कहां से निकालना चाह रहे हो आप इस रिएक्शन में औसत वेग? तो आपने बताया सर एक काम करते हैं 0.4 से, हाँ 0.6 से ले लेते हैं हम लोग। 0.6 एक तो मैंने ले लिया 0.6 से, देखो यहां से। और एक आपने बताया मेरे को सर एक काम करते हैं 0.4 पर ले लेते हैं, 0.4 पर। तो मैंने आपको बताया कि देखो 0.4 पर लीजिएगा, या आप यहां ना लेकर कर सकते हैं हम लोग, और आ सकते हैं नीचे हम लोग, जैसे 0.4 और 0.2 पर ले लें हम लोग।
बात पे ध्यान दीजिएगा, कोई से दो सांद्रता नहीं लीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं छोड़ कर लेंगे, आप दो लगातार नहीं लीजिएगा। पहली वाली सांद्रता जो होगी उसे आप x1 मानेंगे और दूसरी वाली सांद्रता को आप x2 मानेंगे। समझ आ रही बात? x1 के समय जो टाइम होगा ना वो सर यहां पर होगा 5 मिनट मान लीजिएगा आप, तो कहा है या तो 0 होगा शुरू में 5, और x2 पर जब हम लोग आए हैं तो टाइम हो गया है 10 मिनट। इस समय तो पड़ेगा, मान लो यहां पर सांद्रता है 0.04 पर टाइम क्या है x1 पर 5 मिनट में इतना हुआ था, तो 10 में कितना हो गया 0.02 हो गया, और यहां निकालेंगे 1 पर तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ रहा मेरी बात? तो दो सांद्रता में ले लिए और दो का ले लिए मैंने समय ले लिए, क्या ले लिए समय ले लिए। अगर किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग दो सांद्रताओं और दो समय के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं या फाइंड करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं औसत वेग। क्या बोलते हैं बेटे? आज के बाद ध्यान रखेंगे हम लोग, जब भी कभी हम लोग एवरेज रेट को निकालते हैं ना तो एवरेज रेट को क्या करते हैं हम लोग, रेट को तो बेटा हम लोग आर से शो करते हैं वेग के लिए, रेट मींस आर, और इसके सापेक्ष में हम लोग क्या करते हैं यहां पर ए भी लगा देते हैं, ए डॉट बी। इसका तो क्या हो गया एवरेज, क्या हो गया एवरेज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। दो सांद्रताओं का अंतर और दो समय का अंतर क्या करेंगे अनुपात में लिखेंगे। किस में लिखेंगे भाई? क्या पढ़ते थे हम लोग बेटे यही तो पढ़ते थे कि R इक्वल टू क्या होता है x अपॉन T होता है ना। अभी हमारे पास क्या है, ये x1 और x2 हो गया, x2 हो गया है, ये क्या हो गया हमारे पास T1 और T2 हो गया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? एवरेज रेट इक्वल टू लिखेंगे माइनस x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 लिखेंगे हम लोग। अब आपको पता है कि ग्राफ ने बता दिया सारा, आपको क्या करना है, आपको क्या हो जाएगा भाई आर ए बी बराबर माइनस x2 कितना है 0.02 माइनस 0.04 अपॉन 10 माइनस 5, 10 माइनस 5। देखो बेटा ये कम वैल्यू है ना, ये ज्यादा है ना, कम वैल्यू ज्यादा बताएंगे तो माइनस का होगा, ऑलरेडी आइडेंटिटी माइनस का होता है, कैसा हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर ए बी इक्वल टू 0.02 अपॉन 5 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 100 रुपए के आर ए बी इक्वल टू 0.004 यूनिट क्या होता है देखो अब रेट का एक्स अपॉन टी तो होता है, एक्स का होता है मोल पर लीटर, इसका होता है सेकेंड टाइम का, लीटर नीचे आ जाएगा और ऊपर पहुंचेगा किसमें हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इतना रेट होगा इसका औसत। कहीं से निकालो आप, जहां से चाहो वहां से निकालोगे, इस रिएक्शन का औसत रेट जितना ही आने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम हो किसी के लिए तो क्या होता है औसत पे बताइए भैया। जब किसी रासायनिक क्रिया के वेग के लिए किन्हीं दो सांद्रताओं और दो समय के अनुपात से व्यक्त किया जाता है, जब किसी रासायनिक क्रिया के वेग के लिए किन्हीं दो सांद्रताओं के अंतर और दो समय के अंतर के अनुपात से व्यक्त किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले वेग को हम लोग क्या कहते हैं औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? जरूरी नहीं है कि आप औसत वेग को ऐसे निकालेंगे, आप कहीं पर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने तो आपको ऐसे कर दिया है, अब आप इसे मिटा दीजिएगा है ना। देखो भाई ग्राफ तो ऐसे बनाना पड़ेगा, हम लोगों को समझ में आ गया है। आपने कहा सर मैं यहां निकालना चाह रहा हूं इन दोनों के बीच में, इसको टाइम T1 मान लेंगे, इस टाइम
क्यों मान लेंगे हम? समझ गया? Yes. आपने कहा यहाँ निकालना चाह रहे हैं, हम तो यहाँ निकालेंगे सर 3 के बीच में और 2 के बीच में, तो T पर T2 आ जाएगा यहाँ पर। क्या करेंगे हम लोग, जब भी किसी रासायनिक क्रिया का वेग हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 समय हम लोग को चाहिए होते हैं और 2 सांद्रता चाहिए होते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग उसे, और सकते हैं। यहाँ तक बात कंफर्म है सब लोगों को, आगे बात होगी फिर आपसे। समझ में आ गया आपको ये? पक्का है? नहीं वो तो आप, ये तो अलग आएगा, जब सांद्रता बदलेगी तो वेग तो बदल ही जाएगा भाई। सांद्रता जब बदलेगी, अब यहाँ क्या आएगा, ये सही पूछा आपको चंदन ने। जैसे इसमें निकालते हैं आप लोग तो इसमें सांद्रता चेंज हो रही है ना, इसमें कितनी आएगी अंतर, 0.01 का अंतर आएगा। अभी कितना आ रहा था हमारा, 0.02 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए फर्क पड़ जाएगा। वेग किस पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर। सांद्रता बदलेगी तो वेग क्या हो जाएगा, अपने आप ही बदल जाएगा। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं।